कभी कभी तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे क्रिएटिव टीम में होना चाहिए था। और कभी कभी क्या वो आज का ही स्मैकडाउन का दिन है, बट एक चीज जो कि बहुत गलत हो सकती थी, डब्ल्यूडब्ल्यू उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। मतलब कि एक बहुत बड़ी बला टल गई कह सकते हो। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को। और पहले ही बताया था स्मैकडाउन बहुत ही लो एफर्ट वाला कंटेंट बनाया गया है। मतलब ज्यादा मेहनत हमें करनी नहीं है, ठीक है, आगे जाके देख लेंगे, सोच लेंगे। आज थोड़ा मस्ती मूड वाला माहौल है, थोड़ा इसको बाद में देखते हैं। ऐसे वाले तरीके से मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों ने स्मैकडाउन के शो को बुक किया था। पूरे डिटेल में बात करेंगे और हाँ, जहाँ जहाँ पे बेकार लग रहा है अच्छे से इनको उधेड़ने भी वाले हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट से दिखती है, जहाँ पे कोडी रोड्स और जिमी ऊसो होते हैं। और भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है इनका। मतलब जब मैं सोचता हूं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का तो इतना बड़ा पंगा है, तो फिर ये ब्लड लाइन के लोग इतने ज्यादा कैजुअल कैसे हो जाते हैं कोडी रोड्स के साथ में। अब यहाँ पे जाके जिमी ऊसो सबसे पहले तो थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जेकब फार्टो को लास्ट वीक कोडी रोड्स ने जो उनके लिए किया था वो सब उसके लिए उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पे बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ ले कि तुम्हारे और जे ऊसो के बीच में क्या चल रहा है। और जिमी ऊसो को पसंद नहीं आया कि यार ये बात जो मुझे ऑलरेडी चुभ रही है, ये कोडी रोड्स क्यों पूछ रहा है। तो जिमी ने ऐसा टरका दिया कि हाँ भाई होता रहता, तुम्हारे बीच में भी तो होता होगा। और थोड़ा ओके ओके वाला फिर ये सेगमेंट हो गया कि ठीक है, मतलब उस पॉइंट उस चीज को लेके आए कोडी रोड्स के सामने कि जे और जिमी ऊसो के बीच में क्या चल रहा है। तो देखते हैं अभी आगे कैसे इसको पकाने वाले हैं। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि सेगमेंट बस ऐसे ही इन्होंने डाल दिया होगा, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स तो बहुत ही फिलर की तरह होते हैं। इसके बाद जो शो की मेन स्टार्टिंग है वो कोडी रोड्स के साथ होती है। अपनी उन्होंने एंट्रेंस वगैरह करी, हर बार जो माहौल है कोडी रोड्स अच्छा बना देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ही वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि क्या मुझे एक चीज के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। और ये वो चीज है जब उन्होंने उस चैंपियनशिप बेल्ट से हिट कर दिया था ड्रू मैकिंटायर को। लोग कह रहे नहीं नहीं, कोई अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के लिए कोई भी यहाँ पे फेवर में था नहीं। अब इतने में ड्रू मैकिंटायर निकल के आ जाते हैं कहीं से और कहते हैं भाई चुप कर जा, तुम सारे लोग अभी भी ड्रू मैकिंटायर को बू करते हो और कोडी रोड्स को चीयर करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉर्पोरेट कोडी ने सारे लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया। और लास्ट वीक जो इसने हरकत करी उसके बाद भी तुम इसे सपोर्ट करते हो। फिर वो फिनिशिंग द स्टोरी वाली टर्म लेके आते हैं, कहते हैं मैं इतनी बार स्क्रू हो चुका हूं कि मेरा भी अब ऐसा ही बन गया है स्टोरी लाइन की ये मुझे अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश करना है। कहते हैं मैंने जेकब फार्टो के ऊपर नहीं अटैक किया, मुझे ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने ये किया होगा। और कहते हैं मैं इनोसेंट हूं, कोडी रोड्स का दिमाग खराब हो गया। और कोडी रोड्स का ये अग्रेशन कभी कभी मुझे सही भी लगता है कि चलो उनके बेफेस वाले कैरेक्टर से अलग है, लेकिन हर बार वो इनफ करके जो चिल्ला के बोल देते कई बार बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये बंदा रियल में वैसा फील नहीं कर रहा, बस ये एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक्ट कर रहा है, लेकिन आपको एक्ट ऐसे करना होता है कि वो बिलीवेबल लगे, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे लगता है कभी कोडी रोड्स का। कहते हैं भाई बहुत हो गया, आजा अभी लड़ना है तो लड़ ले। और उसके बाद ऐसा लगता भी कि अभी लड़ जाएंगे, लेकिन जिमी ऊसो कहीं से निकल के आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़ गए हैं। और जिमी ऊसो की तरफ से ऐसा अग्रेशन हम बहुत कम ही देखते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि भाई इतने हफ्तों में जे ऊसो भी सुता है कई बार और जिमी ऊसो वहां पे होता नहीं है, जिमी ऊसो सुता है और जे ऊसो वहां पे नहीं होता, लेकिन अचानक सब जेकब फार्टो के लिए इतनी जो प्यार मोहब्बत है वो कैसे जाग गई है। और ये इसीलिए ही है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हमारा फोकस जलवाना चाह रही है इस चीज के ऊपर कि देखो जेकब फार्टो के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल आगे प्ले करने वाला है होपफुली उसी डायरेक्शन में। वरना जैसे मैंने बोला शायद लिटरली किसी वीडियो में इसी दीवार पे अपना सिर मारते हुए मैं आपको दिखाई दे सकता हूँ। इसके बाद पता नहीं बड़े ऑकवर्ड अब्रप्ट तरीके से आए सोलो सिकोवा और एमएफटी वाले बंदे और वो निकल के आ रहे हैं। और वहां पे भी उनका मैच भी एकदम से उन्होंने शुरू नहीं किया था, उनको टैग टीम मैच करना था। ये हमको लेके जाता है बैक स्टेज सेगमेंट में, जहां पे ड्रू मैकिंटायर निक ऑल्डिस से बात कर रहे हैं और जिमी ऊसो ने वहां पे जाके भी बजाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक और सेगमेंट होता है जहां पे निक ऑल्डिस और जिमी ऊसो के बीच में बात हो रही है। कहते हैं कि जिमी ऊसो कहते हैं सबको पता है कि ये ड्रू मैकिंटायर ने किया है, तो निक ऑल्डिस कहता है ठीक है मैं एक मैच दे देता हूं तुम्हें, ये ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट जितनी चुल है सब निकाल लेना। जिमी उससे कहता है मैच नहीं, मुझे फाइट करनी है ड्रू मैकिंटायर से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस समय ड्रू मैकिंटायर को देख के। और इस वजह से जो मैच है उसको नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला बना दिया इन्होंने। तो ये थोड़ा सेटअप करने के लिए था कि आज डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर और जिमी ऊसो के मैच के ऊपर हमारा जो ध्यान है उसको खींचना चाहती है। फिर जैसे सोलो सिकोवा ने अपनी पूरी एमएफटी के साथ एंट्रेंस करी थी, तो इनका जो मैच होता है वो था अगेंस्ट रे फिनिक्स और शिंसके नाकामुरा के बीच में। नाकामुरा अचानक से पता नहीं कैसे रेलिवेंट उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू एक बार सोच लेती कि सुपरस्टार के बारे में सही से सोचा करो ना, फिर लेके आते हो फिर उसे गायब कर देते हो। रे फिनिक्स
अपने मैचेस में स्टैंड आउट करते हैं, नो मैटर उनके साथ रिंग कौन शेयर कर रहा है, वो चीज़ कांस्टेंट है और इस बार भी हमने वही चीज़ देखी है। बाकी डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ हो रही थी। टाला टोंगा ने जो है रे फिनिक्स को चोकस्लैम लगा दिया, इसकी वजह से टामा टोंगा ने ये मैच अपनी टीम के लिए जीत लिया है। टामा टोंगा का लुक बहुत अलग लग रहा है, मतलब पहले वो थोड़े ज़्यादा डिफाइंड थे और उनके बाल भी लंबे थे, अब उन्होंने अपना जो लुक है उसको काफ़ी चेंज करे, जो कि अभी मैं समझ नहीं पा रहा कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो थोड़े बाद में अपना ओपिनियन इसके ऊपर फॉर्म कर लेंगे। बट इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच में। टाइम पास वाला मैच है, बोल रहा हूँ ना कि एफर्ट उन्होंने ज़्यादा मारना नहीं था। अब टिफनी स्ट्रैटन ने मैच तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद जूलिया ने आके उनके ऊपर अटैक किया। जेड कारगिल बचाने के लिए आती हैं और यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ आपकी अटेंशन, आपके आंखों को देखने वाला मूवमेंट था। क्या बोल दिया मैंने, मतलब कि जिस पे आपकी अटेंशन आनी चाहिए, और वो था जेड कारगिल का हील टर्न हो गया है यहाँ पे। उन्होंने क्लोज लाइन मारी और जेड कारगिल यार लग ही नहीं रहा कि कोई ये रियल ह्यूमन है। ऐसा लगता है कि ये कोई गेम का कैरेक्टर लोड होके रियल वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। और ये स्टेटमेंट भी उनको देनी थी, क्योंकि जेड कारगिल के कैरेक्टर के साथ भी WWE बहुत टाइम से ऐसे ही कर रही थी। हाइप शुरू में जेड कारगिल की बहुत थी, अब वो उतनी नहीं है, बट होपफुली इस हील टर्न के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। फिर मारा भी उन्होंने बुरी तरीके से, स्टील स्टेप्स पे जाके मारते हैं, डेस्क पे जाके मारा अनाउंसर वाली, फिर रिंग पोस्ट के पास भी मारती है। और ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अब वो सीधा ये जो मेन इवेंट सीन है उसमें एंटर कर रही हैं और उनकी नजरें विमेंस चैंपियनशिप के ऊपर हैं। अब इसके बाद बैक स्टेज एक और सेगमेंट आता है इलिया ड्रैगनोव और सैमी ज़ेन का, जहां पे सैमी ज़ेन उनको बधाइयां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देख तूने ये चीज़ कर दी है, यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज जॉन सीना करता था, फिर मैंने किया, अब ये चीज़ तेरे पे पास हो रही है। और मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सैमी ज़ेन भाई रिटायर थोड़ी हुआ है, मैच ही तो हारे हो तुम, ये भी तो कह सकते हो कि मुझे रीमैच चाहिए या मैं तुझे देख लूंगा। ऐसा करके कुछ नहीं, पूरा भाईचारा निभाया सैमी ज़ेन ने, जैसे क्या वो मेंटोर बन गया हो। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर आप एक्टिव हो तो ठीक है, आपका हम्बल नेचर है, कैरेक्टर है, वो जैसा भी है, लेकिन ये चीज़ मेरे को थोड़ी उतनी हजम नहीं हुई। थोड़ा इंटेंसिटी होनी चाहिए सुपरस्टार में जब तक वो एक्टिव है। ये तो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे अब जाके इसी को क्रिएटिव संभालना है या फिर आगे जाके NXT का कारोबार इसी के पास होगा। फिर इसके बाद इलिया ड्रैगनोव ने अपना ओपन चैलेंज भी किया। यहाँ पे छोटा सा प्रोमो भी था जहाँ पे यू डिजर्व इट के उनके लिए चैंट लग रहे हैं, कह रहे हैं कि लोज एंड हाइज बहुत सारे थे, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करता और मेरी ड्यूटी है इस ओपन चैलेंज को ऐसे ही कैरी ऑन करने का। और इसको ओपन चैलेंज को आंसर करने के लिए एलिस्टर ब्लैक जेलेना वेगा के साथ आज जो उनकी एंट्रेंस है भाई, बहुत वैसे ही एलिस्टर ब्लैक की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जेलेना वेगा की आने की वजह से उतनी अच्छी ऐसा ना हो कि ना लगे, लेकिन ये और ज्यादा उसके ऊपर जो है चार चांद लगाने का काम कर रही है। फिर इनके बीच में मैच शुरू होता है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी है यहाँ पे जेलेना वेगा की। वो मीटी और जो एक लगाया एलिस्टर ब्लैक ने इलिया ड्रैगनोव के ऊपर, ऐसा लगा भाई उनको क्रश कर दिया बुरी तरीके से। एक वो काउंटर भी बहुत अच्छा था जब एच बॉम्ब के लिए वो जा रहे होते हैं, बट एलिस्टर ब्लैक ने अपनी नी लगा दी। इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जेलेना वेगा ने इस मैच में करी कि उनको रिंग साइड से भगा दिया जाता है। डेमन प्रीस्ट निकल के आते हैं, जिसकी वजह से भाई पूरा ध्यान एलिस्टर ब्लैक का उधर चला गया और इलिया ड्रैगनोव ने यहाँ पे अपनी जो चैंपियनशिप है, जो अपना पहला डिफेंस है ओपन चैलेंज में, उसको कर लिया है। अब इसके बाद क्या होता है, डेमन प्रीस्ट तो भाई मारेगा बुरी तरीके से एलिस्टर ब्लैक को, वो जा भी रहा होता है, स्टील चेयर वगैरह उसने निकाल ली है, लेकिन पीछे से आके जेलेना वेगा उनके ऊपर चढ़ गई और उन्होंने उनकी जो आंख है उसमें ही उंगली कर दी। और वो जो आंख भी है ना उनकी, वो पूरी ज्यादा ऐसे जली भी लग रही थी, लेकिन इसका फायदा उठा लिया जेलेना वेगा ने। वो अपने पतिदेव को लेके वहां से भाग जाती है। तो थोड़ा ये अच्छा बिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं एलिस्टर ब्लैक और डेमन प्रीस्ट में। मैच उन्होंने अच्छा डिलीवर किया था, तो WWE इस मोमेंटम को अगर बना के रखेगी तो यहाँ पे फैंस थोड़ा एक्साइटेड हो सकते हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है जिसको WWE स्मैकडाउन में हाइप कर रही थी, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो, नो डिस्क्वालिफिकेशन का मैच। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है जिमी ऊसो के अंदर कि उन्होंने रैम पे ही मारना शुरू कर दिया है ड्रू मैकिंटायर को। चेयर पे बिठा के क्लेमोर मारने की कोशिश भी करी जा रही है, फिर हमने चेयर शॉट भी यहाँ पे देखे, लेकिन उल्टा ही वो जो मामला है वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि जिमी ऊसो ने करने नहीं दिया। चेयर शॉट बहुत बुरी तरीके से जिमी ऊसो ने बजाए हैं, ऐसा लग रहा था कहीं मुंह पे ही जाके वो हिट ना कर दें। और थोड़ा बहुत जो ब्लीड है वो भी ड्रू मैकिंटायर ने पीछे से करना शुरू कर दिया। एक टेबल वाला भी अच्छा स्पॉट था जब समवन ड्रॉप जिमी ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को लगाई। अब वो जा रहे होते हैं अपने स्प्लैश के लिए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने चेयर फेंकी और पता ही था इस मैच का रिजल्ट ये होगा। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर के साथ इस मैच को जीत लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत गंदा फंसाया भाई, चेयर के बीच में उन्होंने जिमी ऊसो को फंसा दिया। और बस ऐसा लग रहा है कि अभी तब तक फंसा के रखेंगे जब तक ये जिमी ऊसो के बॉडी से उनकी आत्मा निकल नहीं जाती। लेकिन कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, वो सेव करने के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने सेव कर भी लिया। सिक्योरिटी वाले तो हर जगह फैले ही रहते हैं, लेकिन मौका पाके ड्रू मैकिंटायर ने अपनी जो क्लेमोर है वो कोडी रोड्स को लगा दी है। जैसे मैंने बोला लो एफर्ट वाली स्मैकडाउन थी, तो 2 स्टार की इसको रेटिंग देंगे, लेकिन ये स्मैकडाउन
स्मैकडाउन की बकवास बातों के बाद अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसमें हमारा इंटरेस्ट, और आपको पता है नेक्स्ट जो है सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, और सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स मैच डिसाइड करेगा कि ये शो हमको कैसा फील होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारी बॉडी कैसा फील करेगी, इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा मैक्रो होता है वो है प्रोटीन। बाकी सब तो हमें हमारी डाइट से मिल ही जाता है, इसीलिए नेचुरल टीन जैसे बेस्ट क्वालिटी के ब्रांड की तरफ से है आपके लिए ये प्रोटीन। और देखो मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि मैं खुद इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया इस ब्रांड को कंज्यूम करते हुए। जो क्वालिटी है वो नंबर 1 है, जो टेस्ट है वो नंबर 1 है, जो रिजल्ट है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो नंबर 1 है। बाकी लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वेबसाइट में जाके शॉर्ट में मेरा नाम ले लोगे, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। सही बता रहा हूँ भाई, आप भी बोलोगे कि एक बंदा था जिसकी मैं डेली वीडियोस देखता था और उसने कुछ ऐसी चीज़ मेरे को रिकमेंड और सजेस्ट करी जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील किए, और बॉडी में चेंज फील होंगे तो आपको लाइफ में भी बहुत सारे चेंज फील होंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी बातें लग रही है बट ये सारी की सारी सच हैं अगर आप मेरी पर्सनल एक एडवाइस लेना चाहते हो तो। अब जैसे हम बात कर रहे थे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाले मैच की, तो बीच में उठ के आ गया था मामला कि यार अगर MFT इसमें आ गई या फिर WWE वाइट 6 को इसमें लेके आने वाली है तो ये करके ऐसे मैच बना देंगे। बट अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने ये बोला है कि WWE का प्लान उसी मैच का है जो कि उन्होंने ओरिजिनली सर्वाइवर सीरीज के लिए सोचा था। थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होंगे, लेकिन रिपोर्ट ये है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाली ही टीम जाने वाली है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक तरीके से लीडर होने वाले हैं अपनी टीम के, जो कि अगेंस्ट जाएंगे विजन के। अभी विजन जो है आधी अधूरी सी है, लेकिन ये इस पॉसिबिलिटी को भी पूरा ओपन करके रखता है कि यस अभी भी चांस है कि ब्रॉक लेसनर भी वॉर गेम्स वाले मैच में एंटर करें, तो पूरा ये स्टार स्टडेड वाली वॉर गेम्स होगी। सही में WWE को बहुत ज्यादा सोच विचार करके इस मैच को बुक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्होंने इस बार कुछ ऐसा एफ अप किया और जैसे वॉर गेम्स मैच के कॉन्सेप्ट को लेके भी लोग बातें बनाते हैं तो फिर वो बातें इस सर्वाइवर सीरीज के बाद और ज्यादा बननी शुरू हो जाएंगी। बाकी आप बताओ आपको स्मैकडाउन कैसी लगी, मेरे को तो भाई कैसी लगी मैंने बता दी। ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, कोड जाके आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।